नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, कल आईपीएल का ऑक्शन हुआ है जिसमें आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत 27 करोड़ में। उनसे पहले 15 मिनट तक आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे श्रेयस अय्यर, क्योंकि उनसे 15 मिनट पहले उनकी बोली लगी थी और वो 26.75 करोड़ रुपए में बिके थे। युजवेंद्र चहल को भी 18 करोड़ रुपए मिले हैं। अर्शदीप सिंह को वापस पंजाब ने 18 करोड़ रुपए के अंदर ले लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस ऑक्शन में से क्वेश्चन एक आधा बन सकता है, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन हुई है आईपीएल की। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई है, कैसे कैसे आयोजित हुई है, सारी जो चीजें हैं उस पर अपन चर्चा कल करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, अभी आपको बताइए ऑक्शन 2 दिन चलने वाली है। आज शाम को और है 3:30 बजे से, तो आज की ऑक्शन होने दो, उसके बाद में कंप्लीट ऑक्शन को अपन कल अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा पिछले 2 दिन का करंट अफेयर क्या है वो अपन इस क्लास के अंदर अपन कवर कर लेते हैं। क्लास देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये क्लास। आप चाहे यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें से करंट में आपको सिंगल क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा और इसके अलावा स्टैटिक्स जीके में भी ज्यादातर क्वेश्चन इसी क्लास में से आपको मिल जाएंगे। तो इस क्लास को सीरियस होकर पढ़ना है। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सतत व्यापार सूचकांक 2024, ये जारी हुआ है सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है। देखिए, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है, भारत का रैंक पूछा है। देखिए, अगर पेपर के अंदर करंट अफेयर एकदम इजी लेवल का पूछना होगा तो ये क्वेश्चन एज इट इज तरीके से आएगा। अगर हार्ड लेवल में पूछना होगा तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हो मैं सारे आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23वां, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है, 23वें स्थान पर रहा है। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सर इसमें संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। देखिए, कोई भी रिपोर्ट अगर जारी होती है तो उसके अंदर संभावित क्वेश्चन ये बनते हैं, रिपोर्ट जारी किसने की है, रिपोर्ट को जारी करते वक्त किन किन चीजों को संकलित किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, प्रथम स्थान किस देश का है, पिछली बार प्रथम स्थान किस देश का रहा है, ज्यादा हार्ड पूछे तो दूसरा और तीसरा स्थान किसका वो भी पूछ लो, और फिर भारत की स्थिति क्या है। तो ये 6-7 मेन पॉइंट बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को अपन एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 जारी करने वाला संस्थान है हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी। कौन, हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी संस्था, ये दोनों मिलकर क्या जारी करती है, सतत व्यापार सूचकांक 2024। ये 3 मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को जारी करती है। पहला पॉइंट है, किसी भी देश का आर्थिक विकास पिछले 1 वर्षों से कैसा हो रहा है। आर्थिक विकास का मतलब है व्यापार में वृद्धि कैसी हो रही है, आयात निर्यात कैसा हो रहा है, जीडीपी में वृद्धि हुई है या जीडीपी में कमी आई है। ठीक है, महंगाई का स्तर किस हद तक बढ़ा है, इन्फ्लुएंस कितना हुआ है, कितने प्रतिशत तक का इन्फ्लुएंस हुआ है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आर्थिक विकास को देखा जाता है और उस आर्थिक विकास के हिसाब से अंक देकर एक सरणी तैयार की जाती है। दूसरा इसका स्तंभ क्या रखा जाता है, सामाजिक उन्नति कैसी हुई है, शिक्षा में कितना सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है, सामाजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना सुधार हुआ है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या रह रहा है। उन सभी चीजों को सामाजिक उन्नति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तीसरा, पर्यावरण का लचीलापन कितना है। पर्यावरण के लचीलापन से मतलब है कि यहाँ पर जो वेस्ट है, कचरा है, उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, जल प्रदूषण को कहाँ तक देखा जा रहा है। ठीक है, मृदा के प्रदूषण में क्या क्या नए सुधार किए जा रहे हैं। इन सभी चीजों को पर्यावरणीय लचीलेपन की श्रेणी में रखा जाता है। तो इन 3 स्तंभों के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं और उन नंबरों के हिसाब से फिर रैंक जारी की जाती है। ठीक है, तो हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा सतत सूचना रिपोर्ट जो जारी की जाती है उसके अंदर 3 स्तंभों को मुख्य आधार माना जाता है, आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और पर्यावरण लचीलापन। अब बात की जाए पिछले 3 रिपोर्ट की। पिछले 3 रिपोर्ट से एक न्यूजीलैंड देश है, वो हर बार 100 में से 100 नंबर लाकर लगातार 3 बार फर्स्ट रैंक हासिल किए। इस बार भी न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा है और पिछले 3 बार से लगातार प्रथम स्थान पर है न्यूजीलैंड देश और 100 में से 100 स्कोर लाता है। दूसरे स्थान पर इस बार यूनाइटेड किंगडम है जिसने 97.7%, कितने, 97.7 अंक हासिल किए हैं, प्रतिशत नहीं है ये अंक है। ठीक है, और इसके अलावा तीसरे स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया जिसने 87.4 87.4 अंक प्राप्त किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने।
और वहीं यूनाइटेड स्टेट जो यूनाइटेड किंगडम है उसने 97.7 अंक हासिल किए हैं। न्यूजीलैंड ने 100 में से 100 अंक हासिल किए, प्रथम स्थान न्यूजीलैंड का रहा है, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का, तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का और 23वां स्थान भारत का रहा है। जारी कौन करता है? हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी मिलकर। मुख्य 3 स्तंभ कौन कौन से? मैंने 3 बार आपको बता दिया, फिर बता रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर मुख्य स्तंभ इंपॉर्टेंट है, आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और पर्यावरण का लचीलापन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार में स्थानीय मुद्रा के उपयोग के लिए समझौता किया है? इसको थोड़े क्वेश्चन को थोड़े इजी गोइंग में समझते हैं। देखिए, यह समझौता भारत और मालदीव के मध्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। पर एक्चुअल के अंदर यह समझौता है क्या, यह अपन को जानना है। देखिए, मैं भारत का नागरिक हूं, भारत में रहता हूं, मेरे पास मुद्रा के रूप में रुपया है, INR है। भारतीय रुपये को शॉर्ट में INR बोला जाता है। माना कि आप मालदीव में रहते हो, आप मालदीव के नागरिक हो और आपके पास मुद्रा के रूप में मालदीवियन रुपया है। रुपया और रुपया में फर्क है। मालदीव वाला तो ये है और अपना वाला ये है। अपना वाला रुपया है, मालदीव वाला रुपया है। ठीक है, तो मालदीवियन रुपया है आपके पास, इसको शॉर्ट में बोला जाता है MVR। मैं भारतीय मुद्रा, मेरा रुपया लेकर अगर घूमने के लिए मालदीव जाता हूं या व्यापार करने के लिए मालदीव जाता हूं, तो मुझे वहां पर करेंसी चेंज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरे भारतीय रुपये से ही वहां पर व्यापार कर सकता हूं। उसी प्रकार आप मालदीव में रहते हो, आपके पास मालदीवियन रुपया है, आप मालदीवियन रुपया को लेकर भारत में आकर व्यापार कर सकते हो। इस प्रकार का समझौता हुआ है भारत और मालदीव के मध्य। ठीक है, बिल्कुल एकदम इजी गोइंग में मैंने आपको इस समझौते को समझा दिया है। समझौता यही था। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे दोनों देशों के बीच में जो लेन देन की लागत है वो कम होगी, व्यापार बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच में जो वित्तीय संबंध है वो मजबूत होंगे। ठीक है, वित्तीय संबंध मजबूत क्यों होंगे? तो पैसे का ही लेन देन हो रहा है, तो वित्तीय संबंध मजबूत होंगे, इसलिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, बाकी सारे फैक्ट आपको PDF में मिल जाएंगे। PDF लेनी है आपको, कहां पर मिलेगी बता दूंगा इस क्लास के अंत में मैं आपको। अगला क्वेश्चन, UPI 1, 2, 3 पे लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितना किया गया? कितना किया गया भाई? UPI 1, 2, 3 पे है क्या? सबसे पहले तो ये है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी आप UPI से पेमेंट कर सकते हो। आपके पास एक IVR नंबर रहेंगे, उस नंबर पे कॉल करना है, फिर अगले के नंबर लगाने हैं, किस नंबर पे करना है उस हिसाब से आप OTP लगा के कर सकते हो। इस प्रकार की एक UPI 1, 2, 3 सेवा चलती है। ठीक है, UPI पे 1, 2, 3, लेकिन आजकल इसको बहुत ही कम यूज लेते हैं क्योंकि हर जगह इंटरनेट है, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। पिछले महीने RBI ने UPI 1, 2, 3 की सीमा को 2000 से बढ़ाकर 5000 किया था। मैंने आपको पढ़ाया था अक्टूबर में, मैंने आपको ये चीज अच्छे से पढ़ाई थी। 2000 से बढ़ाकर 5000 किया था। नवंबर के अंदर इसकी सीमा को और बढ़ाया गया है, 5000 से 10,000 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। UPI 1, 2, 3 पे लेन देन की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया है। कितना? 10,000 रुपया कर दिया है। आप 10,000 रुपये तक बिना इंटरनेट कनेक्शन के, बिना इंटरनेट एक्सेस के, बिना फीचर्स फोन के ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर IVR मिस्ड कॉल जो सेवाएं हैं उसके माध्यम से ये आप काम कर सकते हो। इसके अंदर 2 चीजें नहीं जोड़ी गई हैं। एक तो आप जो ये UPI 1, 2, 3 पे करोगे उसके अंदर आपके आधार कार्ड के OTP लगेंगे, फर्स्ट चीज तो। सेकंड चीज, आपको वहां पर उद्देश्य लिखना होगा, उद्देश्य कोड होगा, वहां पर अलग अलग उद्देश्य कोड होंगे कि भाई आप अगर आप ये पैसे भेज रहे हो किसी व्यक्ति को तो आपको इसके पीछे उद्देश्य क्या है। आपका बेटा है तो आप उसके एडमिशन फीस भेज रहे हो, या आपका उसका पर्सनल एक्सपेंसिव भेज रहे हो, बीबी हो तो उसके मेकअप के लिए आप भेज रहे हो। ठीक है, किसके लिए आप भेज रहे हो पैसे, ठीक है, उसका भी आपको वहां पर वर्णन करना होगा, जिसके साथ क्या होगा, आधार, OTP और उद्देश्य वर्णन के साथ ट्रैकिंग की जो सुविधा है वो थोड़ी सुदृढ़ हो जाएगी, ट्रैकिंग अच्छी तरीके से हो पाएगा। लेकिन आप में आपको चाहे कोई सा भी पेपर होगा, ज्यादा संभावना यही है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 2000 से पहले 5000 किया था। कब किया था? ये अक्टूबर के अंदर किया था, मैंने आपको पढ़ाया था। और नवंबर के अंदर 5 से 10 कर दिया है। तो दोनों फैक्ट को आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, 2025 में खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? 2025 के अंदर होंगे। कब होंगे? अप्रैल 2025 में होंगे। ये भी आप लिख लो। अप्रैल 2025 के अंदर खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स होंगे, और जिसकी मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा।
ठीक है, बिहार इनकी मेजबानी करेगा इन गेमों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। बिहार के अंदर वर्तमान के अंदर खेलों की दृष्टि से देखे जाएं तो बिहार में खेलो इंडिया केंद्र कितने हैं? 38। अड़तीस तो खेलो इंडिया केंद्र है। एक राज्य उत्कृष्टता केंद्र भी है, एक राज्य खेल उत्कृष्टता केंद्र भी है। एक राज्य खेल उत्कृष्टता केंद्र है और 38 खेलो इंडिया केंद्र है वर्तमान के अंदर बिहार के अंदर। और अभी बता आपको मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 में अपन विकसित भारत बनाएंगे। ठीक है, तो लक्ष्य है 2047 का विकसित भारत। उसके तहत आपको पता होना चाहिए खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं और उसको भारत के हर हिस्से में लाने की दृष्टि से अब की बार बिहार के अंदर 2025 के अंदर इसको 2047 तक क्या बनाएंगे? विकसित भारत बनाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, पीडीएफ आप ले लोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 से 2031 तक सभी एसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट, सर ये एसीसी क्या है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियाई क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो एशियाई क्रिकेट परिषद। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के जो क्रिकेट के जो टूर्नामेंट होंगे उसका प्रसारण यानी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए 2024 से 2031 तक के सभी राइट्स है वो किसको दिए गए हैं? क्या है, पहले थोड़े इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि की तरफ अपन चलते हैं। देखिए, कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट हो, चाहे वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट हो। बीसीसीआई का टूर्नामेंट कौन सा होता है क्रिकेट का? सर आईपीएल। आईपीएल बीसीसीआई तो करवाती है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बॉडी तो इंडियन प्रीमियर लीग करवाती है। इन सभी खेलों के जो अपने टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर आता है, मोबाइल में जैसे हॉट स्टार, जियो टीवी, जियो सिनेमा, ठीक है, जैसे टीवी पे स्टार स्पोर्ट आ गया, सोनी सब हो गया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं वो अलग अलग चैनल्स पर आती है। ऐसा क्यों है? तो प्रत्येक जो टीवी का जो चैनल है, ठीक है, वो किसी भी टूर्नामेंट को प्रसारण करने के लिए उसको बिड लगाना पड़ता है। बिड अगर वो जीत जाता है तो उसको राइट्स देता है। जैसे अब की बार जो एसीसी है, एशियाई क्रिकेट परिषद के जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच होंगे उसका प्रसारण हर किसी चैनल पे आपको देखने को नहीं मिल सकता है, हर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए सोनी स्पोर्ट्स को इस बार राइट्स, प्रसारण राइट्स मिले हैं। ठीक है, लाइव स्ट्रीम के राइट्स मिले हैं 2024 से लेकर 2031 तक सोनी स्पोर्ट्स को। अब ये केवल सोनी स्पोर्ट्स पर ही दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। 2024 से 2031 तक के एशियाई क्रिकेट परिषद के जितने भी क्रिकेट के टूर्नामेंट होंगे उसका प्रसारण आपको सोनी स्पोर्ट्स पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ ये विशेष समझौता हुआ है। पिछली बार जो एसीसी क्रिकेट के जो टूर्नामेंट के लिए समझौता हुआ था वो भी सोनी के साथ ही हुआ था, लेकिन अब की बार जो नया समझौता वापस सोनी के साथ हुआ है उसके अंदर एक चीज का बदलाव किया गया है। इसमें पिछले सौदे की तुलना में इस बार राजस्व में 70% की वृद्धि होगी। कितनी? 70% राजस्व की वृद्धि होगी पिछले सौदे की बजाय। तो इस बार सौदा थोड़ा ठीक बैठा है। ठीक है, इस सौदे के अंदर एसीसी पुरुष और महिला एशिया कप हो गया, एसीसी पुरुष अंडर एशिया कप हो गया, और जो भी एसीसी की क्रिकेट की टूर्नामेंट होगी उस सभी प्रतियोगिताओं का प्रसारण के अधिकार है वो दे दिए गए हैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क को। अगले क्वेश्चन पर, भारत की पहली नाइट सफारी किस राज्य में शुरू की जाएगी? भाई ये शुरू कर दी गई, शुरू करने की इसको मंजूरी मिल गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली नाइट सफारी है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर देश की पहली नाइट सफारी। ठीक है, कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, नवाबों की नगरी लखनऊ। ठीक है, उसके अंदर किस नाम से? कुकरेल नाइट सफारी। कुकरेल नाइट सफारी के नाम से पहली नाइट सफारी है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर देश की। दिसंबर 2026 तक ये चालू हो जाएगी, इसका काम शुरू हो गया है। कब तक? दिसंबर 2026। इसको याद कर लो, ये लंबे टाइम तक करंट में रहेगी, दिसंबर 2026। नाम क्या है? कुकरेल नाइट सफारी। कहां पर? लखनऊ। लखनऊ कहां है? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली नाइट सफारी है ये। ठीक है,
कितने जगहों में फैली हुई है, तो ये 900 एकड़ के अंदर इसको बनाया जाएगा। कितना? 900 एकड़, तो बहुत बड़ी भी होगी, ठीक है। इसके अलावा ये लॉन्च होने के बाद में दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी, ठीक है। तो दुनिया में भी नाइट सफारियां इतनी नहीं है, दुनिया की 5वीं नाइट सफारी, भारत की पहली नाइट सफारी 900 एकड़ के अंदर लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर कुकरेल नाइट सफारी के नाम से दिसंबर 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं, इसकी पीडीएफ हमें दे रहे हैं, पीडीएफ बहुत ही शानदार आती है, इसके अलावा ये क्लास में भी कंटेंट अपन सारा पढ़ते हैं, जो पीडीएफ में चीज़ें लिख रखी हैं उससे कुछ चीज़ें मैं ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ चीज़ें पीडीएफ में ज़्यादा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए, इसके लिए मुझे भी आपके सहयोग की ज़रूरत है, आप मुझे सहयोग दोगे, मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हाँ बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट करो, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो कमेंट में बता दो कि सर ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, उसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी, 1 तारीख को, जो भी अपन 30 या 31 दिन में जो भी महीना होगा उस हिसाब से जो भी पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है सर। उसके अलावा हमें तो डेली चाहिए, तो ये नंबर है 9887809083, ठीक है, दिख रहे हैं ये नंबर, इस पर आपको मैसेज करना है सॉरी, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उस क्लास की पीडीएफ हमें डेली की डेली भेज दिया करो, हम डेली आपको मैसेज नहीं करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे और आपको डेली के डेली करंट अफेयर की पीडीएफ टाइम टू टाइम मिल जाएगी। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी, या अगर आप राजस्थान से हो तो सीईटी, रीट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ईओआरओ, पशु परिचर, कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए, आपकी वैकेंसी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको नोट्स चाहिए, तो वो मिलेंगे इस वेबसाइट पे इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से। वहाँ से आप सैंपल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, टू द पॉइंट, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इंडेक्स, सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उनको ऑर्डर भी कर सकते हो, वो आपको बुक की फॉर्मेट के अंदर हाथ से लिखे हुए नोट्स आपके घर पे भी पहुँच जाएंगे, और आप पेमेंट घर पे पहुँचने के बाद भी कर सकते हो। अगर पहला करना चाहो, अगर ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहो तो आप पहले भी उठा सकते हो। इसके अलावा ये अपना है इंस्टाग्राम हैंडल infusion/notes के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर सारी न्यूज़ अपडेट मिलती है, जो भी एजुकेशन न्यूज़ आती है वो सारी यहाँ पर मिल जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, करंट अफेयर की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो यहाँ पर सारी मिल जाती है, तो इसको आप जरूर फॉलो कर लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर पहली बार दुर्लभ लाल सिर वाला गिद्ध देखा गया? अभी कुछ दिनों पहले दुर्लभ लाल सिर वाला एक गिद्ध देखा गया है, ठीक है। वो कहाँ पर देखा गया है? वो केरल के अंदर देखा गया है। सर केरल में अगर प्रॉपर जगह बता दो तो केरल का जो कसारगोड है, केरल के कसारगोड नामक जगह पर हाल ही में पहली बार दुर्लभ लाल सिर वाला गिद्ध देखा गया। उस गिद्ध का वैज्ञानिक नाम क्या था? देखिए, जो लाल सिर वाला गिद्ध होता है उसका वैज्ञानिक नाम था सर्कोजिप्स कैल्वस। क्या था? सर्कोजिप्स कैल्वस। लिख देता हूं, सर्कोजिप्स, ठीक है। और अगर इसका पूरा नाम आपसे पूछ ले तो सर्कोजिप्स कैल्वस था। ये क्या भाई, इसका वैज्ञानिक नाम है। जो लाल सिर वाला गिद्ध है उसका वैज्ञानिक नाम है सर्कोजिप्स कैल्वस, ठीक है। केरल के कसारगोड के अंदर इसको देखा गया था, ठीक है। इसके कुछ उपनाम है, एशियाई राजा गिद्ध, भारतीय काला गिद्ध, या पांडिचेरी गिद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये एक पुरानी दुनिया का गिद्ध है, बहुत ही पुराना गिद्ध है, जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। भारत के अंदर या अभी वर्तमान के अंदर भारत में 9 गिद्ध प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से एक प्रजाति ये भी है सर्कोजिप्स कैल्वस, ठीक है। तो कितनी? 9 गिद्ध प्रजातियां वर्तमान के अंदर भारत के अंदर, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए कि सर ये जो लाल सिर वाला गिद्ध है वो दिखता किस प्रकार का है, तो ये एक गहरे मध्यम रंग का है, मध्यम आकार है इसका, गहरा रंग है, छोटे आकार का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और इसके सिर पर लाल रंग है, इसलिए ये लाल सिर वाला गिद्ध हो गया है, ठीक है।
गर्दन, जो इसकी गर्दन है, गर्दन के किनारे जिस प्रकार कबूतर के ढीले फ्लैप होते हैं उसी प्रकार इसके गर्दन के फ्लैप हैं वो ढीले हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। गर्दन के फ्लैप ढीले हैं, मध्यम आकार का है, गहरा रंग है, सिर कैसा है, लाल है, वैज्ञानिक नाम सर्कोजिप्स कैल्वस है। भारत में वर्तमान में 9 गिद्ध की प्रजाति है जिसमें से एक ये भी है। कहाँ पर देखा गया? केरल के कसारगोड के अंदर इसको देखा गया था, ठीक है। वैसे सर ये प्रजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत के अंदर एक तो ये प्रजाति पाई जाती है, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के अंदर इस प्रजाति को देखा गया है। तो ये आप देश और चीजें याद रखना। राज्य देश मैंने कौन कौन से बताए हैं? नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। भारत में अगर बात की जाए तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के अंदर मध्य भारत में ये पाया जाता है। और इसके बारे में ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी एक एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर जिसके अंदर एक कोई विलुप्त हुई मछली की प्रजाति देखी गई थी, सीटी के अंदर वो पूछ ली गई थी। तो मुझे उम्मीद है आगे ये भी पूछा जा सकता है कि दुर्लभ लाल सिर वाला गिद्ध है वो कहाँ पर देखा गया था। इसके बारे में मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से बता दी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? देखिए, अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का राजदूत, अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर थिएटर फेस्टिवल महोत्सव होगा, उसका राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। पंकज त्रिपाठी को आप जानते हो कौन है? मिर्जापुर आपने अगर मूवी देखी है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। मुन्ना भैया के पापा है पंकज त्रिपाठी उस मूवी के अंदर, तो मुन्ना भैया के पापा है, नाम है पंकज त्रिपाठी, और इनको अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको पिछले 1 महीने में क्या क्या पढ़ाया आपको याद है? करंट अफेयर में। करंट अफेयर पढ़ने का मतलब यही है जब आपको पुरानी चीजें याद हो। मैं रिवाइज करवा देता हूं पिछले 1 महीने का अरुणाचल का करंट अफेयर, ठीक है। अरुणाचल को लेकर मैंने मुख्य चीजें आपको क्या क्या पढ़ाई थी? 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि 100% घरेलू जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा बना था? अरुणाचल प्रदेश। और अपन ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था त्वांगचू टाइडस इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप 2024 है, वो कहां पर हुई थी? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई थी। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था? अरुणाचल प्रदेश का जो आदि केकीर है जिसको अदरक बोलते हैं, और हस्त निर्मित कालीन है जो तिब्बती निवासी बनाते हैं वहां के, और जो वांचो है उनको शिल्प में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। इसके अलावा वार्षिक सार अमरता तोयार्ग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी थी। तो ये पिछले 1 महीने पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर करंट अफेयर पढ़ा था, और ये नया इसमें आप ये ऐड कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो भाई, हाल ही में किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? ऑप्शन है राइट, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। खाद्य जनित बीमारियों का मतलब क्या हुआ? खाने से जो बीमारियां फैलती हैं, फूड से जो बीमारियां फैलती हैं, उनको क्या घोषित कर दिया है? राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। किसने कर दिया है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमें याद हो गया। दक्षिण अफ्रीका के बारे में मैंने पिछले 1 महीने आपको क्या क्या पढ़ा दिया मैं आपको बताऊं। मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है, यानी भारतीय अगर कोई दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उसको तुरंत दक्षिण अफ्रीका वीजा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में जो मंडेला की विरासत स्थल है उनको यूनेस्को विरासत का दर्जा मिल गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून भी पारित किया है। तो अफ्रीका को लेकर पिछले 1 महीने में अपन ने यह करंट अफेयर पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओम चेरी एन पिल्लई का निधन हुआ है, वो कौन थे? निधन के सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है भाई, निधन के सेक्शन में से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ज्यादातर एग्जाम में एक चीज मैंने नोटिस की है, या तो आपको किसी भी बुक के बारे में पूछा जाएगा या निधन के बारे में पूछा जाएगा। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन इन दोनों में से पक्का बनता है। ठीक है, दोनों कभी एक साथ मुझे बहुत ही कम नजर आए हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, ये हर आदमी का एनालिसिस करने का तरीका होता है, किस चीज को किस प्रकार से एनालिसिस करता है। ठीक है, हाल ही में ओम चेरी एन पिल्लई का निधन हुआ है। वो भारतीय मलयालम भाषा के लेखक थे। ठीक है, ध्यान रखना है, मलयालम नाटककार और लेखक थे ओम चेरी एन पिल्लई, इनका निधन हुआ है। ठीक है, इनके नाम कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ इनको पुरस्कार मिल चुके हैं।
जो इनकी मृत्यु के बाद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1972 के अंदर इन्होंने एक परलियम लेख लिखा था। कौन सा? परलियम। अच्छा, इनको परलियम के लिए केरल साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 2010 के अंदर इन्होंने लेखन की श्रेणी में समग्र योगदान दिया था, जिसके चलते इनको एक बार दोबारा केरल साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा इनकी एक दुर्घटना के नाम से, आकाश मिकस नाम से इनकी एक पुस्तक है, जिनके चलते इनको साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और ये जो आमाचेरी है, आमाचेरी एन पिल्लाई है, वो केरल प्रभा पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन सा? केरल प्रभा पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं ओमचेरी एन पिल्लाई। इनको दुर्घटना पुस्तक के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 2010 में साहित्य में समग्र योगदान के लिए इनको केरल साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 1972 के अंदर इन्होंने परलियम लिखा था, जिनके चलते इनको केरल साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये मलयालम के नाटककार और लेखक है, और इनका हाल ही में भी 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ भाई। 100 मार के आउट हुए ये। ठीक है, ऐसी कोई गम की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 5वीं बार बिली जीन कप का खिताब जीता है? देखिए, पहले ये कप इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, करंट में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब ये पूछा जाता है, क्योंकि अभी 2020 के अंदर इस कप का नाम चेंज करके ही बिली जीन किंग कप रखा गया था। उससे पहले इसका नाम दूसरा था, फेड कप के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, तो अभी हाल ही में 5वीं बार, कितनी, कौन सी बार? 5वीं बार बिली जीन किंग का कप का खिताब जीता है इटली ने। किसने जीता है? इटली ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, इटली की जैस्मिन पाउलिनी है, उसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, और इटली की महिला टेनिस टीम ने ये 5वीं बार बिली जीन कप जीता है। तो ये बिली जीन कप है, वो किससे संबंधित है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बातों बातों बताने की कोशिश की थी। टेनिस की प्रतियोगिता है बिली जीन किंग कप। ठीक है, और ये इस बार जो इटली की जैस्मिन पाउलिनी है, उसने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते इटली की महिला टीम ने इसको जीत लिया है। 2010 से पहले, 2020 से पहले इसको फेड कप के नाम से जाना जाता था। सितंबर 2020 के अंदर इस टूर्नामेंट का नाम चेंज करके बिली जीन किंग कर दिया गया। सर, ये बिली जीन किंग कौन है? ठीक है, तो ये अमेरिका के टेनिस के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है, जिनके नाम पर फेड कप को चेंज करके, पहले फेड कप के नाम से इसको खेला जाता था, लेकिन फिर इसका नाम चेंज किया गया और बिली जीन कप किया गया, बिली जीन किंग कप। बिली जीन किंग कौन है? तो वे अमेरिका के टेनिस के सुपरस्टार हुआ करते थे, उनके नाम पर 2010-20 के अंदर, अक्टूबर 2020 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं भाई। ये था 24 और 25 नवंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, कंटेंट की क्वालिटी कैसे लगी, और आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई है, सारी चीजें बतानी है। अगर सब कुछ अच्छा लगा तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, उससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड करने के सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।